यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है माइन एनवायरनमेंट पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट माइंस हो, माइंस एनवायरनमेंट जिसमें आदमी लोग और एम्प्लॉय काम करता है, डिफरेंट मशीनरी ऑपरेशन होता है, वो सब माइंस में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो एनवायरनमेंट को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। और ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। तो चलिए इस कंसर्निंग कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो माइंड से एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द मेन कंसर्निंग फैक्टर्स ऑफ माइन एनवायरनमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडियन माइंस, आइदर ओपन कास्ट हो अंडरग्राउंड माइंस हो, वो है डस्ट, इन्फ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज एंड इल्यूमिनेशन। ये हो गया हमारा कंसर्निंग फैक्टर्स इन डिफरेंट माइनिंग एनवायरनमेंट, आइदर ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड। चलिए फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। डस्ट। डस्ट पार्टिकल साइज फाउंड इन द रेंज ऑफ 1 to 20 माइक्रोन साइज थ्रू अप टू 100 माइक्रोन साइज ऑल्सो फाउंड इन इंडियन माइंस। जो डस्ट पार्टिकल ज़्यादातर हम लोग के लिए खतरनाक है वो है 1 to 20 माइक्रोन साइज। ये रेस्पिरेबल डस्ट का अंदर आता है। इवन 100 माइक्रोमीटर साइज तक इंडियन माइंस में अवेलेबल है डस्ट पार्टिकल्स। जो एयर में क्या होता है, ये फ्लोटिंग करता है और हम लोग का नोज जो माउथ से ये इंटर करता है हम लोग को लंग्स में, और डिफरेंट डिजीज़ और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखाई देता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का दौरान। परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन एज पर कोलमैन रेगुलेशन 2017, अगर कई माइंस में सिलिका परसेंटेज लेस देन 5% होता है तो मैक्सिमम परमिसिबल एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका 5% से ज़्यादा हो जाता है कई माइंस में, कई पार्ट में, तो परमिसिबल एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन निकाला जाता है कैसे, 10 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ सिलिका इंटू 100। यानी मेरा कहीं पे परसेंटेज ऑफ सिलिका 6 या 7 हो तो उसमें परमिसिबल एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट डस्ट कंसंट्रेशन निकाला जाता है 10 डिवाइडेड बाई जितना हमारा सिलिका परसेंटेज है, 6 हो, 7 हो या 8 हो, जितना होगा इंटू 100, ऐसे करके निकला जाता है मेरा डस्ट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। रेस्पिरेबल डस्ट साइज कितना होता है, लेस देन 5 माइक्रोन मीटर, 2 to 3 माइक्रोन मीटर डस्ट पार्टिकल साइज ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है आदमी का शरीर पे। इसका सिलिकोसिस डिजीज कॉज बाय द सिलिका प्रेजेंट इन द डस्ट which is accumulated in the lungs by working and breathing in the dusty environment atmosphere। कोई डस्टी एटमोसफियर में कोई एक आदमी ज़्यादा दिन काम करता है तो उसका जो सिलिका है वो सिलिका लंग्स में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के दौरान लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन होते होते सिलिकोसिस डिजीज क्रिएट करता है। कोल्ड डस्ट जो खदान में देखने को मिलते हैं और अवेलेबल होता है वो फाइब्रोजेनिक नेचर है, फाइब्रोजेनिक नेचर एंड एक्सप्लोसिव टाइप का भी होता है जो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोसन क्रिएट करता है माइंस में। तो ये डस्ट पार्टिकल्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये बहुत ख़तरनाक है। आइदर हेल्थ पर्सपेक्टिव हो या हमारा माइंस में कोई एक्सप्लोसन पॉइंट ऑफ व्यू हो तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। अब चलते हैं डस्ट जो है उसका सोर्स ऑफ डस्ट, कैसे डस्ट जनरेट होता है एक माइंस एनवायरनमेंट में। ड्रिलिंग ऑपरेशंस, डिफरेंट पर्पस के लिए जो ड्रिलिंग किया जाता है प्रोडक्शन हो या सपोर्ट, तो उसमें ड्रिलिंग पर्पस में डस्ट क्रिएट होता है। ड्रिलिंग के बाद जो ब्लास्टिंग किया जाता है, ब्लास्टिंग के दौरान एक हाई एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है और हाई प्रेशर एनर्जी जब रिलीज होता है तब ब्लास्टिंग के दौरान भी डस्ट क्रिएट होता है। लोडिंग, ब्लास्टिंग की है कोयला जब लोडिंग किया जाता है कोई लोडिंग मशीनरी से या टप गाड़ी में जब लोडिंग किया जाता है तब ह्यूज अमाउंट में डस्ट क्रिएट होता है। कंटिन्यूस ऑपरेटेड बाय सीएम और लॉन्ग हॉल, कंटिन्यूस कटिंग मशीन्स में अगर सफिशिएंटली डस्ट सप्रेस नहीं हो पाता है तब वहाँ से भी डस्ट जनरेट होता है। क्रशिंग ऑफ कोल, अंडरग्राउंड माइंस में ओपन कास्ट माइंस में जहाँ पे कोयला का लैंप को क्रशिंग किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस के लिए, कभी कभी फीडर वेकर में बड़ा साइज का कोल को
छोटा छोटा पार्ट में ब्रेकिंग किया जाता है, तो उस टाइम ब्रेकिंग के दौरान भी मेरा डस्ट क्रिएट होता है। ट्रांसपोर्टेशन, अंडरग्राउंड माइंस वे ओपन कास्ट, डंपर, ट्रक और अदर कोई ट्रांसपोर्टिंग कार से जब मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो रोडवे में जो डस्ट रहते हैं वो भी एयर में मिक्स अप हो जाता है और डस्ट क्रिएट करता है। ट्रैवलिंग ऑफ मैन पावर जब खदान में हो ओपन कास्ट जब ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है तब वहाँ से डस्ट क्रिएट होता है। डंपर्स ट्रैवलिंग ऑन हॉल रोड्स में जब डंपर या ट्रक चलता है उस टाइम भी डस्ट क्रिएट होता है जब सफिशिएंटली वेट कंडीशन में कोई रोडवे और रास्ता नहीं रहता है तब। अब ये जो डस्ट क्रिएट होता है ये डस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, चलिए कुछ कंट्रोलिंग स्टेप्स और स्टेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ड्रिलिंग का चलते जो डस्ट क्रिएट होता है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है वेट ड्रिलिंग और ड्राई ड्रिलिंग का करके, वाटर स्प्रेइंग करके अगर ड्रिलिंग किया जाए या अदर कोई ड्राई जैसे कंप्रेस्ड एयर या अदर कुछ अरेंजमेंट्स से अगर ड्रिलिंग किया जाएगा तो मिनिमाइज हो सकता है डस्ट। There should be some regular water spray system in the mine for loose coal loading generation dust. लोडिंग के दौरान जो डस्ट जनरेशन होता है वो वाटर स्प्रेइंग करके उसको डस्ट सप्रेस कर सकता है। रोडवे जो ट्रैवलिंग करता है वो भी रेगुलरली अगर स्प्रे किया जाए वाटर स्प्रिंकलिंग या वाटर स्प्रे किया जाए तो उसमें डस्ट सप्रेस हो सकता है। ड्यूरिंग कोल कटिंग मशीन कंटिन्यूस माइनर हो या लॉन्ग होल माइंस हो या अदर कोई कटिंग मशीनरीज हो उसमें इनबिल्ट वाटर सप्रेसिंग अरेंजमेंट जो है उसमें सफिशिएंटली वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट जो रहता है वो सफिशिएंटली अगर वर्क करेगा तो डस्ट सप्रेस्ड होगा और मिनिमाइज होगा। स्प्रेइंग स्क्रबर फैन फॉर सप्रेसिंग डस्ट बाय सकिंग एंड मिक्सड अप द वाटर एंड डिस्चार्ज इट फॉर आउट। कोई कोई कटिंग मशीन्स में जैसे रोटेटर हो या कंटिन्यूस माइनर हो इसमें स्क्रबर फैन रहता है जो कि सप्रेसिंग डस्ट को सप्रेस करता है, वाटर से मिला हुआ डस्ट को एक्यूमुलेट करके सकिंग करके इसको डस्ट को एयर को बाहर निकाल देता है और डस्ट को कलेक्ट करता है। यानी स्क्रबर फैन भी डस्ट को कंट्रोल और मिनिमाइज करता है। अगर ये सब कंट्रोलिंग अरेंजमेंट से अगर डस्ट कंट्रोल नहीं होता है, मिनिमाइज नहीं होता है, तब लास्ट ऑप्शन है कि एडिक्वेट एंड प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज किया जाए, जो मास्क टाइप का कुछ भी पीपीई यूज सफिशिएंट पीपीई प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा जिसमें डस्ट से आदमी थोड़ा दूर रहे और डस्ट का इफेक्ट जो है वो कम आदमी के शरीर में कम इफेक्ट पहुंचाए। कुछ डिवाइस है डस्ट कंट्रोलिंग डिवाइस कुछ है, चलिए देख लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर, फैब्रिक बैग फिल्टर, ग्रेविटी सेटलर एंड वेट स्क्रबर। साइक्लोन सेपरेटर क्या है? एक डिवाइस है, सिलिंड्रिकल डिवाइस है, सिलिंड्रिकल डिवाइस जिसका बॉटम साइड कोनिकल शेप का है और जैसे इसमें मिक्सअप डस्ट मिक्सिंग एयर जब इसमें इनलेट में आता है और प्रोसेसिंग के बाद साइक्लोन ऑपरेशन के दौरान साइक्लोनिंग इफेक्ट के बाद वो आउट से बॉटम साइड से वो डिस्चार्ज हो जाता है, डस्ट डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए फैब्रिक बैग फिल्टर। फैब्रिक बैग फिल्टर एक क्या है? In a fabric bag filter system, the particulate laden gas stream passing through a woven or filtered fabric that filter out the particulate matter and allows the gas to pass it. A fabric bag filter एक particulate laden gas stream एक बैग का थ्रू पास किया जाता है और उसका जो अंदर फिल्टर रहता है फिल्टर करने के बाद गैस को रिलीज कर देता है, लेकिन डस्ट जो है पूरा अंदर इसको फिल्टर कर लेता है। तो फैब्रिक बैग फिल्टर एक सिंपल कंस्ट्रक्शन का टेबुलर बैग है जिसमें गैस को लेडन गैस को पास कर देता है और जो डस्ट है वो डस्ट को कलेक्ट कर लेता है। अब चलिए ग्रेविटी सेटलर ये एक सिंपल डिवाइस है जो इसका प्रिंसिपल ग्रेविटी का प्रिंसिपल का ऊपर डिपेंड करके इसका डस्ट को सेटलिंग करता है। इसमें जो डिवाइस है इसमें इनपुट दिया जाता है, डस्ट मिक्सिंग एयर इनपुट जाता है और ग्रेविटी के दौरान जो डस्ट है थोड़ा सा हेवी टाइप का डस्ट वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा नीचे सेटल हो जाता है और आउटलेट से निकल जाता है। तो ये हो गया ग्रेविटी सेटलर का
ग्रेविटी सैटेलाइट डिवाइस जिसमें डस्ट कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। और लास्ट है वाइट स्क्रबर। वाइट स्क्रबर एयर पोल्यूशन कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग में एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है। और ये क्या करता है, फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है लिक्विड ड्रॉपलेट से। लिक्विड ड्रॉपलेट से फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट करके इसको रिमूव करता है। और ये डिवाइस बहुत ही यूज होता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। अब दूसरा जो कंसर्निंग फैक्टर है वो हो गया हमारा इन्फ्लेमेबल एंड नॉक्सस गैस। इन्फ्लेमेबल नॉक्सस एंड इन्फ्लेमेबल गैसेस, कुछ गैसेस है। देयर आर सेवरल गैसेस फाउंड इन द माइन एनवायरनमेंट। सम ऑफ देम आर पॉइजनियस, सम ऑफ देम आर टॉक्सिक इन नेचर। कुछ ऐसा गैस मिलता है जो पॉइजनियस है, कुछ गैस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है नेचर में। देख लेते हैं कौन सा टॉक्सिक है, कौन सा गैस पॉइजनस है। टॉक्सिक गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, रेडोन, ये सब हो गया मेरा टॉक्सिक गैस। एक्यूटली पॉइजनस गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया एक्यूटली पॉइजनस गैसेस। नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोसिव इन नेचर, कुछ गैसेस है जो टॉक्सिक नहीं है लेकिन एक्सप्लोसिव टाइप का है। हो गया मीथेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ये सब हो गया नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोसिव टाइप का है। परमिसेबल लिमिट ऑफ डिफरेंट गैसेस इन अंडरग्राउंड माइंस। डिफरेंट जो गैसेस मिलता है इसका डिफरेंट गैसेस का परमिसेबल लिमिट क्या है। ऑक्सीजन परसेंटेज इन अंडरग्राउंड माइंस शुड बी ग्रेटर देन 19%, 90% से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मीथेन परसेंटेज रिटर्न एयरवे में 0.75% से कम होना चाहिए। और कोई भी पार्ट में माइंस का कोई भी जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए मीथेन का परसेंटेज। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 0.5% से 0.5% ऑफ द एयर, इससे कम होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट है 50 ppm, 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फेट का मैक्सिमम लिमिट है 10 ppm। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मैक्सिमम लिमिट है 5 ppm। नाइट्रस फ्यूम्स NO और N2O2, इसका मैक्सिमम नाइट्रस फ्यूम्स का मैक्सिमम लिमिट है 5 ppm। सम इम्पॉर्टेंट गैसेस और देयर मिक्सचर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट गैस है और उसका कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसको अलग सा नाम और डिफरेंट नाम है। चलिए फायर डैम क्या है। फायर डैम एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें मीथेन रहता है 80 to 90% और नाइट्रोजन रहता है 10 to 20%। और हाइड्रोकार्बन भी इसके साथ थोड़ा सा मिला हुआ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज है मीथेन, तो इसको फायर डैम कहता है। ब्लैक डैम क्या है। ब्लैक डैम मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है 13% और नाइट्रोजन रहता है 87%। तो इसका नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर को कहता है ब्लैक डैम। वाइट डैम कौन सा गैस को कहते हैं, वाइट डैम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। स्टिंग डैम कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को स्टिंग डैम कहते हैं। गैस मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिसके द्वारा हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में गैस को मॉनिटर करते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। फ्लेम सेफ्टी लैम्प, जो ज़्यादातर माइंस में कोई भी एक माइनिंग ऑफिशियल्स हो, डिफरेंट प्लेसेस हो जहाँ पे गैस डिटेक्ट करने के लिए और उसका प्रेजेंस देखने के लिए फ्लेम सेफ्टी लैम्प यूज किया जाता है। इसके दौरान एक्यूमुलेशन और परसेंटेज दोनों टेस्ट कर सकते हैं फ्लेम सेफ्टी लैम्प से। मिथेनोमीटर से हम लोग मीथेन का परसेंटेज मेजर कर सकता है। CO डिटेक्टर के द्वारा हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकता है। कोई एक माइंस का कोई एक प्लेसेस में अगर CO प्रेजेंट रहे तो उसके द्वारा CO डिटेक्टर द्वारा हम लोग CO डिटेक्ट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर और CO2 डिटेक्टर, फॉर डिटेक्टिंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO डिटेक्टर इज यूज्ड। लेकिन मल्टी गैस डिटेक्टर MGD अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और डिफरेंट माइंस में मल्टी गैस डिटेक्टर यूज किया जाता है, जो एक साथ डिफरेंट गैसेस का मेजरमेंट और आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस को एक साथ मेजर कर सकता है MGD और मल्टी गैस डिटेक्टर के दौरान। कवर डायग्राम क्या है। कवर डायग्राम एक सिंपल डायग्राम है जो मीथेन का एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट
ऑक्सीजन का परसेंटेज का चेंज जैसा होता है, तो उसका साथ साथ मीथेन का एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट कैसे चेंज होता है और किस जोन पे एक्सप्लोसिव जोन बनता है, कौन सा जोन नॉन एक्सप्लोसिव जोन है। तो ये सब जिस डायग्राम का थ्रू और जिस डायग्राम का द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, इसको कवर डायग्राम कहा जाता है। चलिए, ये जो डायग्राम हम लोग देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन परसेंटेज ऊपर साइड है वाई एक्सिस और मीथेन परसेंटेज है एक्स एक्सिस, बराबर। तो इसमें जो कवर डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर एक नॉन एक्सप्लोसिव जोन है, ये कभी भी एक्सप्लोसिव नहीं बन सकता है। जहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये जोन में कभी भी एक्सप्लोसिव जोन नहीं बन सकता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव जोन बन सकता है कहाँ पे, अगर मीथेन परसेंटेज 4.5 4 से ज़्यादा हो और 14.8 तक, 4 से 14.8 तक अगर मीथेन का परसेंटेज हो, तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव जोन तभी बनेगा जब ऑक्सीजन का मिनिमम परसेंटेज 12 से ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज 12 से ज़्यादा होगा और मीथेन का परसेंटेज 4 से 14.8 तक होगा, तभी ये एक्सप्लोसिव जोन बनेगा और एक्सप्लोसन कभी भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला जोन है, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर 12 से ज़्यादा, लेकिन मेरा मीथेन परसेंटेज 4.5 से कम है, तो ये मे बी एक्सप्लोसिव, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन का हिसाब से एक्सप्लोसिव जोन बन सकता है। ये राइट साइड वाला जोन सी जोन, ये भी है कि मे बी एक्सप्लोसिव व्हेन डाइल्यूटेड बाय एयर। मीथेन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन मीथेन परसेंटेज अगर एयर का थ्रू अगर डाइल्यूट हो जाता है और परसेंटेज घट जाता है, तब एक्सप्लोसिव जोन बन सकता है। तो ये डिफरेंट जोन को जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये है कवर डायग्राम। अब ग्राहम्स रेशियो, ग्राहम्स रेशियो क्या है? ग्राहम्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस टू द ऑक्सीजन कंजम्पशन। कोई एक माइंस का डिस्ट्रिक्ट का और एक पार्ट में और सिम में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और कितना ऑक्सीजन कंजम्स होता है, इसका रेशियो जो है वो है ग्राहम्स रेशियो। ग्राहम्स रेशियो का दौरान और इसका ग्राहम्स रेशियो जो हम लोग को मिलता है, इसका वैल्यू से पता चलता है कि कहीं पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग और स्पॉन्टेनियस हीटिंग का स्टेटस पता चलता है कि ये नॉर्मल है कि कुछ अलग वैल्यू है। देख लेते हैं। अगर इसका वैल्यू, ग्राहम्स रेशियो का वैल्यू 0.1 से 0.5 रहे, तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें कोई इंडिकेटिव कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग इसमें नहीं है। अगर ग्राहम्स रेशियो 1 हो जाता है, तब ये इंडिकेट करता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग प्रेजेंस है और स्पॉन्टेनियस हीटिंग शुरू हो गया है। ग्राहम्स रेशियो अगर 2 हो जाता है, तब ये इंडिकेट करता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग एडवांस स्टेज में है, एडवांस स्टेप में चला गया है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अगर ग्राहम्स रेशियो 3 आ जाता है, 3 आ जाता है, तब ये इंडिकेट करता है कि एक्टिव फायर सिम में एक्टिव फायर लग चुका है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग फर्दर प्रोग्रेस हो चुका है और फायर का इंडिकेशन दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।